पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद का अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हरम से करने पर विवाद खड़ा हो चुका है। सलमान खुर्शीद ने लिखा है कि आज के तगड़े हिंदुत्व का राजनीतिक रूप साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है, जो कि हर तरीके से आईएसआईएस और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामिक संगठनों जैसा है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी नई किताब में तारीफ की। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स नाम की किताब में सलमान खुर्शीद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ करते हुए कुछ सवाल भी उठाए, लेकिन उम्मीद जाहिर की कि अब देश इस विवाद से आगे बढ़ेगा। बहुत सारे जो उनकी कार्यशैली में देखने को मिला है वो ये है कि भाई हमने अपनी बात मना ली, चलिए जो भी हुआ हो गया, मंदिर बनेगा, अच्छा मंदिर होगा, लेकिन वो मंदिर सिर्फ एक पक्ष का नहीं होना चाहिए, वो मंदिर सबका होना चाहिए और उसमें सिर्फ हिंदू नहीं, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका मंदिर होना चाहिए। और वो मंदिर बने तो मस्जिद भी बनेगी और मस्जिद भी सबकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मस्जिद का हिस्सा है इस जजमेंट का, इस फैसले का, वो मेरा है और जो मंदिर का हिस्सा है वो किसी और का है, कोई भी हो, कोई भी पार्टी का हो, ऐसा नहीं हो सकता। सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व पर विवादास्पद बातें सामने आने के बाद बीजेपी भड़क चुकी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और प्रेम शुक्ला ने सलमान खुर्शीद पर हमला बोला और उन पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। सेकुलर कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर डाल करके और अपने आप को बहुत बड़ा सेकुलरिज्म का सूरमा साबित करने की कोशिश करते हैं। जिन्हें हिंदुत्व का भी ज्ञान नहीं, हिंदुत्व के बारे में जानकारी नहीं, संघ के बारे में जानकारी नहीं, वही लोग जो है वो उसको कभी आतंकवाद से जोड़ देंगे, कभी तालिबान से जोड़ देंगे। ये बेवकूफ़ी से भरी बात है। अगर किसी पर बोको हरम के नरसंहार से अगर आंशिक तुलना भी कभी की जा सकती है भारत के किसी घटनाक्रम की, तो एकमेव घटनाक्रम 1984 में कांग्रेसियों द्वारा सिखों का नरसंहार है। तो आप बोको हरम से किसी हिंदू संगठन की तुलना तभी कर सकते हैं जब आप जो अंतरराष्ट्रीय पाकिस्तान पोषित, आईएसआई पोषित जो अंतरराष्ट्रीय एजेंडा है हिंदुओं को बदनाम करना, जिसके द्वारा ही हिंदू आतंकवाद की थ्योरी कांग्रेसी लेकर आए थे, और यही सलमान खुर्शीद पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान की मदद मांग रहे थे भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए। हिंदुत्व की तुलना कट्टर इस्लामिक जिहादियों से करने की बेशरम कोशिश। मैं सलमान खुर्शीद से केवल यह पूछना चाहता हूं कि क्यों यह साबित करने में लगे हो कि तुम सारे ही हामिद अंसारी होते हो? पूरे विश्व में कहीं पर भी अपनी कमर में बम बांध के बेगुनाह लोगों को हिंदू मार रहे हैं क्या? या ये जीप में, मोटरसाइकिलों में गन लेके, राइफल लेके ये जो गोली मार दी जाती है, आईडी कार्ड चेक करके हत्याएं कर दी जाती हैं पूरी दुनिया में, और आज से नहीं सैकड़ों सालों से। किस धर्म के नाम पर हो रहा है? हिंदू धर्म के नाम पर हो रहा है क्या? लेकिन सलमान खुर्शीद जैसे लोग, जिनको हिंदू मेजॉरिटी राष्ट्र में इतना सम्मान मिला, इज्जत मिली, उनके मन में इस प्रकार का जहर भरा हुआ है। सलमान खुर्शीद की किताब पर विवाद खड़ा होने के बाद शिवसेना भी सलमान खुर्शीद पर बरस पड़ी है। शिवसेना नेता सचिन अहिरे ने कहा है कि हिंदुत्व पर सवाल खड़े करने वालों को शर्म आनी चाहिए। तो वहीं वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने सलमान खुर्शीद के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी की राजनीति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि मैंने किताब पढ़ी नहीं, इसके बारे में मुझे टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति, इस देश का अगर नागरिक अगर हिंदुत्व के ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है तो मुझे लगता है उनको अपने आप में भी शर्म होनी जरूरी है। क्योंकि सवाल ऐसा उठता है कि कोई भी अगर भावना और कोई भी एक अगर धर्म की अगर प्रोत्साहन करता है तो उसको अगर उस तरह से तुलना करना, तो मुझे लगता है फिर हर धर्म के और हर प्रांत के बारे में ये बात हो सकती है। मेरा ऐसा कहना है वैयक्तिक स्तर के ऊपर कि ये टिप्पणी अगर उन्होंने नहीं की होती तो ये उचित होता। दुर्भाग्य से जिन लोगों की राजनीति हिंदू समाज को इतने वर्षों तक अपमानित करके चलती रही, जिन्होंने बार बार राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए,
जिन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द को आगे बढ़ाया और जिन्होंने सिम्मी की वकालत की है, उनकी गोदी में खेले हैं, ऐसे लोगों को यह वर्तमान उत्थान किसी हालत में हजम नहीं हो सकता। और इसीलिए इन लोगों ने जब अपनी राजनीति का अंत होते हुए देखा इस तुष्टीकरण की, तब उनको स्वीकार नहीं हो रहा। उन्होंने अपमानित किया है हिंदू समाज को, जो 125 करोड़ से अधिक संपूर्ण विश्व में है। और विवाद बढ़ने के बाद सलमान खुर्शीद ने न्यूज 18 से खास बातचीत भी की। सलमान खुर्शीद ने कहा कि उन्होंने आईएसआईएस और बोको हरम को हिंदू धर्म से नहीं बल्कि आज के हिंदुत्व से जोड़ा है। हमारे साथ सलमान खुर्शीद साहब हैं। सलमान खुर्शीद साहब, जो बातें आपने लिखी हैं, एक बात जो आपकी है उसको लेकर बीजेपी ने बहुत सवाल खड़े कर दिए। आप यहाँ बैठे थे, कितनी प्रतिक्रिया आई इसमें, इस बात को लेकर के हिंदुत्व को आईएस से और बोको हराम से जो आपने जोड़ा? किससे जोड़ूं? वो मुझे बता दें किससे जोड़ूं। मैंने हिंदुइज्म को नहीं जोड़ा, हिंदुत्व को दिया जोड़ा है। हिंदुइज्म को नहीं जोड़ा, हिंदुइज्म का मुझे सम्मान है और मैंने ये कहा है कि हिंदुइज्म और इस्लाम एक साथ जुड़े इस मुल्क में। उन्होंने उस पर कुछ नहीं कहा। हिंदुत्व वो कह रहे हैं, वो ये कहें हम बहुत अच्छे हैं, हिंदुत्व बड़ा अच्छा है, किसी को कष्ट नहीं देता, किसी को तंग नहीं करता। वो लोग तो बहुत खराब लोग हैं, क्यों नहीं बोलते हैं ऐसा? आपने अपनी भी पार्टी कुछ नेताओं पर सवाल उठाया जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं, वो जो ये कहते हैं कि पार्टी की छवि प्रो मुस्लिम या अगेंस्ट हिंदू हो गई। मुझे ऐसे किसी व्यक्ति से कोई कुछ लेना देना नहीं है। जो आप दिखाते हैं, मैंने उस बारे में लिखा है। मुझे अपने नेतृत्व पर बड़ा गर्व है कि मेरा नेतृत्व जो है ऐसे नहीं सोचता है। मेरा नेतृत्व इस मामले को टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बांटता है। वो ये नहीं सोचता है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, वो ऐसा नहीं सोचता है। इसीलिए उस नेतृत्व पर मुझे गर्व है और इसीलिए उस नेतृत्व को मैं अपना नेतृत्व मानता हूँ। अगर कोई समझता है कि कुछ और होना चाहिए उस नेतृत्व को, तो वो जाके उनसे बात करें। कई लोग कह रहे हैं चुनाव से पहले इस तरह की बात से नुकसान हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। तो जमीन में हमको गाड़ दो, कब्रिस्तान में जाके चुनाव करें, शमशान में जाके चुनाव करें। वहाँ सब लोग एक साथ होते हैं, कोई किसी से कुछ नहीं कहता। किसी की बुराई भी होती है तो वो माफ कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। चुनाव में सच्चाई कहनी होती है, कहनी पड़ेगी सच्चाई। और वो सच्चाई, मुझे गर्व इस बात का है कि मेरा नेतृत्व वो सच्चाई को कहता है, बताता है, दिखाता है और हमें उसका मार्गदर्शन देता है। मुझे इसका गर्व है। और अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, देखिए, किताब के विमोचन के बाद से ही सियासी बखेड़ा खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसका जमकर विरोध कर रही हैं। कोई इसे शर्मनाक बता रहा है, कोई इसे ऊंची राजनीति बता रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या कुछ है? और इस बयान के बाद, इस विवादास्पद बोल के बाद कांग्रेस पार्टी की राजनीति पर कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, बड़ी मुश्किल है कांग्रेस के थिंक टैंक के सामने, क्योंकि अगर वो सलमान खुर्शीद की बात की मजम्मत कर दे, उस बात को नकार दे, तो उसके सामने मुश्किल ये है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उससे कहीं न छिटक जाए। और अगर उसे स्वीकार कर ले तो जो मेजॉरिटी वोट बैंक है हिंदू, कहीं वो उनसे न छिटक जाए। इसलिए कांग्रेस पार्टी आधिकारिक रूप से इस पूरे मसले पर मुंह नहीं खोल रही है। लेकिन मंच की अगर बात करें तो उस मंच पर ऐसे ही नेताओं का जमावड़ा था जो इस तरह के बयान पहले देते रहे हैं। पी चिदम्बरम की बात करिए, दिग्विजय सिंह की बात करिए। पी चिदम्बरम ने इसी किताब की रिलीज के फंक्शन में कहा कि अयोध्या विवाद का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो इसलिए अच्छा नहीं है कि दोनों पक्षों ने मान लिया, बल्कि इसलिए अच्छा है कि दोनों पक्षों ने माना। यानी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों पक्षों ने मान लिया इसलिए अच्छा फैसला है। फैसला अच्छा नहीं है। दिग्विजय सिंह ने भी सवाल उठाए। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि जिस मंदिर को तोड़ने की बात हो रही थी उसको इस्लाम से जोड़ दिया गया। वो कह रहे हैं दिग्विजय सिंह कि इस्लाम के भारत में आने से पहले भी मंदिर तोड़े जाते थे और हिंदू राजा ही एक दूसरे के राज्य पर जब आक्रमण करते थे, जब वहां पर कब्जा करते थे तो मंदिर तोड़ देते थे। तो इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस का एक तबका करता है। कांग्रेस नेतृत्व के सामने मुश्किल ये बड़ी है कि कैसे
इन दोनों के बीच संतुलन साधे, क्योंकि कांग्रेस की छवि प्रो मुस्लिम हुई है, एंटी हिंदू हुई है। ये बात तो खुद एंटनी कमेटी ने 2014 की हार के बाद अपनी रिपोर्ट में जो सोनिया गांधी को दी गई थी उसमें कही, और उसके बाद आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने गुजरात में किस तरह से बिल्कुल, मंदिरों का और दौरा किया अपनी और मंदिर सहूलियत के जाने लगे हिसाब से कांग्रेस के नेता। हिंदुत्व को लेकर परिभाषित कर दिया जाता है नेताओं की तरफ से। कभी हिंदुत्व को तालिबान से जोड़ दिया जाता है, कभी आतंकी संगठन जैसा बता दिया जाता है। लेकिन सवाल यही है कि इतनी नफरत भरी राजनीति और इतने नफरत भरे बोल कितना खतरा देश के लिए पैदा करते हैं। ठीक है अरुण, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बता दे कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने भी अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नो वन किल्ड जेसिका, उसी तरह विवादित ढांचा किसी ने तोड़ा नहीं। चिदंबरम ने यह बयान कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स के विमोचन के दौरान दिया। After the Supreme Court judgment, things took a predictable course. Within a year or so, everyone who was accused, something like 300 people who were accused, were acquitted. So like no one killed Jessica, nobody demolished the Babri Masjid. अरुण का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अरुण, अक्सर ऐसे क्यों देखने को मिलता है कि चुनाव के वक्त ही कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, उनके तमाम पूर्व केंद्रीय मंत्री कहीं ना कहीं ऐसा बयान दे देते हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए ही भारी पड़ सकता है। ऐसे में इस बयान से कितना नुकसान हो सकता है कांग्रेस पार्टी को? देखिए, कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है, और ये बात जानते हुए ही राहुल गांधी ने गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक मंदिरों का दौरा करना शुरू किया था। उनको जनेऊ उधारी उनकी पार्टी के नेताओं ने बताया था। कोशिश यही थी कि जो पार्टी की छवि एक बन गई है प्रो मुस्लिम एंटी हिंदू, उसको किसी तरह से काटा जाए, किसी तरह से उससे निजात पाई जाए। लेकिन दिग्विजय सिंह या पी चिदंबरम जब मंच से इस तरह से सलमान खुर्शीद की किताब के विमोचन पर बयान देते हैं तो जाहिर सी बात है वो छवि और पुख्ता होती है। और जिस तरह से बीजेपी ने रिएक्ट किया है, निश्चित रूप से बीजेपी के लिए खाद पानी का इंतजाम इन नेताओं के बयान से हुआ है। आप दिग्विजय सिंह की बात करिए, आप पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम की बात करिए, वो कहते हैं कि जिस तरह से जेसिका को किसी ने नहीं मारा था उसी तरह से ढांचा किसी ने नहीं ढाया, क्योंकि 300 लोगों को छोड़ दिया। यानी अदालत के फैसले पर भी सवाल है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्होंने खुद सवाल उठाते हुए कहा कि ये फैसला अच्छा है, सही है, इसलिए दोनों पक्षों ने स्वीकार नहीं किया, बल्कि दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया इसलिए फैसला अच्छा है। यानी इस फैसले की मेरिट पर भी पी चिदंबरम सवाल उठा रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह ने भी स्पष्ट रूप से मंच से ये कहा कि इस्लाम के इस देश में आने से, भारत में आने से पहले से भी मंदिरों को तोड़ा जाता था। यानी बाबरी मस्जिद को अगर वहां पर तामीर किया गया एक मंदिर की जगह पर, तो भी ये कोई नई बात नहीं। बिल्कुल अरुण, और ना केवल हिंदुत्व को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं, बल्कि हिंदुत्व की तरफ झुकाव रखने वाले नेताओं को लेकर भी सवाल खड़े किए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो या फिर दूसरे दलों के नेता हो। ठीक है अरुण, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद का अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हरम से करने के बाद सियासी बखेड़ा खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। सलमान खुर्शीद ने इस किताब में लिखा कि आज के तगड़े हिंदुत्व का राजनीतिक रूप साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है, जो कि हर तरीके से ISIS और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामिक संगठनों जैसा है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी नई किताब में तारीफ की। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नाम की किताब में सलमान खुर्शीद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ करते हुए कुछ सवाल भी उठाए, लेकिन उम्मीद जाहिर की कि अब देश इस विवाद से आगे बढ़ेगा। लेकिन सलमान खुर्शीद के इसी विवादास्पद बोल के बाद अब पूरे देश में संग्राम छिड़ चुका है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी सलमान खुर्शीद के इस बयान को लेकर सवाल दाग रही है, लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड आखिर क्या है? क्या इससे कांग्रेस की राजनीति पर भारी नुकसान पहुंचेगा? हिंदुत्व को लेकर अक्सर बयानबाजी देखने को मिलती है, और जिस तरीके से नफरत के बोल बोले जाते हैं उससे लोगों पर कितना असर पड़ेगा, या फिर चुनाव के वक्त वोट के जरिए ही जनता अपना जवाब ऐसे नेताओं को दे देगी जो कि हिंदुत्व को लेकर जहर घोलने की मंशा रखते हैं। ये बुक जिसका विमोचन कल हुआ था, लेकिन इसी बुक में कुछ अंश ऐसे लिखे गए जिसको लेकर अब सियासी बखेड़ा शुरू हो चुका है, और इसको लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पूरी तरीके से लामबंद
हो चुकी है। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी भी पुरजोर तरीके से ना तो साथ है ना ही अलग हो पा रही है सलमान खुर्शीद के इस बयान के बाद। लेकिन चाहे शिवसेना हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर सलमान खुर्शीद के इस बोल का जमकर विरोध कर रहे हैं। महेंद्र नाथ पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी नेता, वो हमारे साथ लाइव मौजूद है। सर, स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि सलमान खुर्शीद के इस विवादास्पद बोल को आप किस तरीके से देखते हैं, जो कि सीधे तौर पर हिंदुत्व को आईएसआईएस और बोको हरम से कंपेयर कर रहे हैं। आप मिस्टर खुर्शीद का ये बयान बहुत ही निंदनीय है और हिंदुत्व की रंच मात्र भी मिस्टर खुर्शीद भले ही वरिष्ठ वकील है लेकिन उन्हें समझ नहीं है। हिंदुत्व एक व्यापक विश्व बंधुत्व में विश्वास करता है और नरेंद्र मोदी युग में वह विश्व बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम के भाव से भारत और भारत के बाहर स्वयं परिलक्षित हो रहा है। सलमान खुर्शीद अपनी आंखें खोल लो। आज वैक्सीनेशन करके भारत और दुनिया के 50 देशों में उस विश्व बंधुत्व की भावना को मोदी जी ने जो चरितार्थ किया है, करते जा रहे हैं, वही हिंदुत्व व्यापक हिंदुत्व है। उसको समझो और उसकी तुलना इतने छिछले शब्दों से करना अत्यंत निंदनीय है। कांग्रेस इसके लिए क्षमा याचना करे, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। जी महेंद्र नाथ पांडे जी, सलमान खुर्शीद जहां उस देश में वो रहते हैं जो कि हिंदू बहुल देश है, जहां उन्हें मान सम्मान मिला, उनकी विचारधारा को, उनकी सोच को लोगों ने सराहाया, लोगों ने पसंद किया, लेकिन इसके बावजूद उनके मन में इतना जहर घुला हुआ है कि सीधे तौर पर हिंदुत्व को वो आईएसआईएस और बोको हरम से कंपेयर कर रहे हैं, जो कि आतंकवादी संगठन है। ऐसे में देश की जनता पर कितना खतरा पैदा होता है, देश के लिए ऐसे बोल कितने खतरनाक साबित होते हैं? संस्कृत में एक श्लोक है, विश्व कुंभम पयो मुखम, दूध के भरे घड़े पर अंदर जहर हो ऊपर दूध हो। यह मिस्टर खुर्शीद शुरू से एक संकीर्ण और सांप्रदायिक मानसिकता का नेता है। इसको फर्रुखाबाद के लोग बहुत पहले पहचान गए, इसलिए ऐसे दोहरे चरित्र के आदमी को वहां हाशिए पर चला गया है। आज कहीं कोई उसका राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। उसके बयान की पुनः निंदा करता हूं और आपके माध्यम से अपील करता हूं कि उस कांग्रेस को क्षमा मांगना चाहिए, खुर्शीद को गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो समझ में नहीं आ रहा है कि सलमान खुर्शीद के बयान के साथ खड़े हो या किनारा कर ले। लेकिन आपको क्या लगता है कि मौजूदा वक्त में किस तरीके से सियासत हो रही है? क्योंकि कभी कोई कह देता है कि अगर जिन्ना प्रधानमंत्री होते तो शायद 1947 में देश का बंटवारा नहीं होता। कोई हिंदुत्व को आतंकवादी संगठन बता देता है, कोई तालिबान से जोड़ देता है। किस तरीके की सोच, किस तरीके की मानसिकता इस वक्त देश में है? देखिए, आपने कांग्रेस की दुविधा का जहां तक उल्लेख किया, तो कांग्रेस हमेशा संशय दुविधा में ही जीती है। कांग्रेस की कोई स्पष्टता नहीं है, इसीलिए देश ने उसको नकारा। गीता में कहा है संशयात्मा विनश्यति, जो संशय दुविधा में जो रहती है पार्टियां वो नष्ट होती हैं। कांग्रेस कृपणशः नष्ट होने के कगार पर है। खुर्शीद ने उसमें 2 खूंटा और गाड़ दिया अपने इस अति निंदनीय अपवित्र बयान से। और इसी नाते देश मोदी जैसे नेता को संपूर्ण देश दुनिया में स्वीकार कर रहा है, क्योंकि उनकी व्यापकता में हिंदू भी है, ईसाई भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, जैन भी है और विश्व के अन्य धर्मावलंबी भी हैं, बौद्ध भी हैं। वह व्यापक हिंदुत्व को लेकर के देश और दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। महेंद्र नाथ पांडे जी, हालांकि अपनी सफाई में सलमान खुर्शीद ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए वो हिंदू धर्म को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हिंदुत्व को लेकर सवाल उठा रहे हैं। और क्या हिंदुत्व और हिंदू धर्म को अलग किया जा सकता है? दोनों को अलग अलग नजरिए से देखा जा सकता है? अब सलमान खुर्शीद अपने को वकील बढ़िया मानते हैं। हिंदू धर्म का तत्व यही, हिंदू जो अर्थबोध है उसी को हिंदुत्व कहते हैं। और तत्व अलग, हिंदू अलग, ये कैसे वकालत पड़े हैं? भगवान इनकी बुद्धि को बलिहारी दे।
एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या चुनावों के वक्त अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से हिंदुत्व को परिभाषित किया जाता है? जी मैंने सुना नहीं स्पष्ट सवाल जी, आपका। सवाल मेरा यही है क्योंकि देखिए 5 राज्यों में चुनाव होने हो और सभी की नजरें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है, तो क्या चुनावों के लिहाज से अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से परिभाषित कर दिया जाता है हिंदुत्व को? ऐसा कुछ नहीं है। अन्नपूर्णा सदापूर्णे आज का जो प्रसंग है वो भारत के गौरव और मान सम्मान को पुनर्स्थापित करने की एक बड़ी पहल है। अन्नपूर्णा उन 5 राज्यों में भी भोजन अन्न देंगी, संपूर्ण भारत में देंगी और संपूर्ण दुनिया को देंगी। यह पूजन सबके लिए फलदायी होगा। इसका चुनावों से कोई लेना देना विषय नहीं है। ठीक है, शुक्रिया महेंद्र नाथ पांडे जी, जो कि केंद्रीय मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और कांग्रेस पार्टी की सोच को लेकर सवाल उठाते हुए, क्योंकि सलमान खुर्शीद की किताब का कल विमोचन हुआ और उसी किताब में हिंदुत्व को लेकर ऐसे बोल, ऐसे लेख उसमें लिखे गए थे जिसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है, पूरे देश में गुस्सा है कि सलमान खुर्शीद की सोच आखिर कितनी जहरीली है। खबरों में फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ में पैरालंपिक्स के पदक वीरों का सम्मान करेंगे। पदक वीरों के स्वागत के लिए मेरठ शहर सज कर तैयार हो चुका है। शहर के चौराहों पर पदक वीरों के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे नजर आ रहे हैं। आज मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पदक वीरों को करीब 32 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। गौतम बुद्ध नगर के डीएम LY सुहास ने बैडमिंटन और प्रवीण कुमार ने हाई जंप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था, जबकि भारत ने टोक्यो पैरालंपिक्स में 19 मेडल जीतकर नया इतिहास रचा था। बहुत ही अच्छा कदम है उत्तर प्रदेश सरकार का कि खिलाड़ियों के बारे में सोचा और सोचा भी ऐसे समय पे है जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है हमें। मतलब जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है यहाँ के इंडिया में हो या जैसे अब सभी प्रदेश के जैसे नॉर्मल में अभी सामान्य जो खेल हुए थे ओलंपिक्स, उनके सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया है, ऐसे ही पैरा के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन परसों 11 तारीख को हो रहा है। इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से हमारे दिव्यांग खिलाड़ी हर जनपद से बुलाए जा रहे हैं, तो 75 जनपद से दिव्यांग खिलाड़ी यहाँ पर आएंगे। उनके रहने की समुचित व्यवस्था, उनके ट्रांसपोर्ट, भोजन, इसकी समुचित व्यवस्था मेरठ ज़िले में हमारे माननीय आयुक्त महोदय और माननीय जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशन में की गई है। इस कार्यक्रम स्थल में लगभग 1,500 खिलाड़ियों के अर्थात दिव्यांग खिलाड़ियों के पार्टिसिपेट करने की, 17 ऐसे पैरा ओलंपिक के हमारे खिलाड़ी जिन्होंने पैरा ओलंपिक गेम्स में मेडल जीते हैं, उनके आने की संभावना है। इसके अलावा अन्य केंद्रीय स्तर के और राज्य स्तर के मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण वो भी इसमें सम्मिलित रहेंगे। और प्रियंका कांडपाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सीधे लाइव उनका रुख कर लेते हैं। प्रियंका, देखिए देश की शान बढ़ाने वाले 17 पैरालंपिक्स खिलाड़ियों को आज यूपी सरकार सम्मानित करेंगी, योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। कितने बजे ये कार्यक्रम होगा, क्या कुछ तैयारियां चल रही है, किस तरीके का उत्साह, तस्वीरें दिखाइए जरा। जी बिल्कुल, अभी से तकरीबन 25 मिनट के बाद का समय बताया गया है। 11:30 बजे यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। ये तमाम लोग तैयारियां आप फिलहाल देख रहे हैं कि सारे पैरा खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं सबसे पहले तो आपको ये तस्वीर दिखा दें, देखिए स्केचेस भी बनाकर यहाँ पर लाए हैं। आप थोड़ा सा उठ जाइए, ये आपने खुद बनाया है? जी मैम। तो आज आपकी कोशिश रहेगी कि दे पाएं? हाँ, मैं ये कोशिश रहेगी कि मैं आदित्य योगीनाथ जी को मतलब मंच पर ये दे पाऊँ। हाँ। और मेरा नाम मोहम्मद आकिब है, मैं बरेली से आया हूँ। अच्छा, बरेली से आप आए हैं। अच्छा, आप लोगों से भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज ये प्रोग्राम हो रहा है, कितना उत्साहवर्धन होगा पैरालंपिक्स के या जो पैरा खिलाड़ी हैं उनके लिए? ये बहुत ही उत्साहवर्धक है हमारे लिए। और इसके थ्रू आपके थ्रू मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स पैरालंपिक में मेडल लाए हैं,
हमारे स्टेट लेवल के प्लेयर हैं उनको भी थोड़ा सम्मान और थोड़े फाइनेंशियल हेल्प की जाए तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि उनमें भी काफ़ी प्रतिभा है, क्योंकि वो प्लेयर्स भी यहीं से उठ के गए हैं। तो हमारे अभी जो 19 मेडल आए थे और भी ज़्यादा मेडल आएंगे। तो मैं चाहूँगा कि नीचे से ही उनकी मदद हो, फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ तमाम पैरा खिलाड़ी फिलहाल बैठ गए हैं। मंच की भी मैं तस्वीर आपको दिखाती हूँ। मंच भी पूरा सज कर यहाँ पर तैयार है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ होंगे, अनुराग ठाकुर होंगे और तमाम जो पदक विजेता हैं उनका सम्मान यहाँ पर किया जाएगा। ये पूरा मंच तैयार किया गया है। इसके अलावा इस पूरे स्टेडियम में खिलाड़ी सीसी कॉप के जो बच्चे हैं उन सभी को यहाँ पर आज बुलाया गया है। तो जाहिर तौर पर जो पैरा खिलाड़ी हैं उनका कहना है कि इससे बहुत उत्साहवर्धन होगा और साथ ही साथ जिस तरीके से पदक विजेताओं का सम्मान हो रहा है उससे बाकी जो पैरा खिलाड़ी हैं उनको भी उनमें भी जोश आएगा, उनमें भी उत्साह आएगा देश के लिए खेलने का। जो रितिका बिल्कुल ठीक है, आज पदक विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा योगी सरकार की तरफ से और इसके साथ ही देश में अपने आप में ये पहला कार्यक्रम है जहां किसी एक राज्य में अलग अलग राज्यों के पैरा खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चेन्नई में पहले से ही मौसम की मार से जूझ रहे लोगों की मुसीबत लगातार बारिश ने और बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने चेन्नई में बाढ़ प्रभावित कई इलाकों का दौरा कर राहत तेज करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने चेन्नई समेत तमिलनाडु के 8 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। चेन्नई में पिछले 6 साल में पहली बार इतनी बारिश हुई है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को 2015 में आई बाढ़ का डर सताने लगा है। ये देखिए, लोगों के घुटने तक पानी भर चुका है। लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहे हैं। दक्षिण भारत के ये 3 राज्य जहां पर लगातार बारिश हो रही है, तमिलनाडु, चेन्नई, ये तमाम ऐसे इलाके हैं, राज्य है जहां पर बारिश की मार इस वक्त बहुत ज्यादा है और इसी को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। अलर्ट जारी किया है कि अगले कुछ घंटे भारी हो सकते हैं और ऐसे में लोगों को चेतावनी जारी की गई है कि बिना वजह आप अपने घरों से बाहर ना निकले। ये बेमौसम बारिश जो कि लगातार लोगों की मुसीबतें बढ़ाती हुई नजर आ रही है। ये सड़क आप देखिए पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है। हालांकि इसका सीधे तौर पर असर आवाजाही पर भी पड़ रहा है। कई ऐसे रूट्स हैं जो कि ब्लॉक कर दिए गए हैं, लेकिन इसकी वजह से सीधे तौर पर आम लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो देखिए चेन्नई किस तरीके से पानी पानी हो चुकी है। ये बारिश की मार जो कि लोगों पर आफत बनकर टूट रही है, मौसम विभाग की तरफ से चेता दिया गया है। और चेन्नई के साथ साथ आपको ये बता दें कि तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के 3 राज्यों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। चेन्नई में लगातार हो रही बारिश ने वहां लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। अब ये चेन्नई की 3 तस्वीरें जरा आप देखिए, जिसे देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि वहां बारिश से हालात कितने बिगड़ चुके हैं। सड़क पर सैलाब का कब्जा हो चुका है। वहां लगातार बारिश से घरों में पानी भर गया है। इस बीच बाढ़ के पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है। उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें किस तरीके से चेन्नई जो कि पानी पानी हो चुका है, लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें रेस्क्यू भी किया गया है। प्रशासन की टीम पूरी तरीके से मुस्तैद है। किसी तरह की कोई दिक्कत आम लोगों को ना हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। और चेन्नई में लगातार बारिश की वजह से वहां के ज्यादातर इलाकों में पानी भर चुका है। निचले इलाकों की बात की जाए तो हालत और ज्यादा खराब हो चुके हैं। घुटनों तक पानी भरने से लोग घरों में ही फंस चुके हैं। सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि गाड़ियों का चलना भी मुश्किल हो गया है। लोगों के घरों में भी पानी ने कब्जा जमा लिया है। मजबूर लोग खुद ही किसी तरह पानी को बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। पानी में घिरने की वजह से लोगों के सामने जरूरी चीजों को भी बचाना मुश्किल हो रहा है। ये संकट लोगों के सामने पैदा हो चुका है कि किस तरीके से पानी को अपने घरों में घुसने से रोका जाए, साथ ही साथ अपनी चीजों को, अपने सामान को बचाया जाए पानी के इस कहर से, बारिश की इस आफत से। और भारी बारिश की वजह से चेन्नई में हालात बेकाबू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। चेन्नई के विल्लीवाकम इलाके में सड़कें सैलाब बन गई, जिससे लोगों का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया।
सड़कें पूरी तरह से पानी से भरी नजर आई, जिसकी वजह से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। हर तरफ पानी का कब्जा नजर आया। ऐसा लगा मानो सड़क पर कोई नदी तेज धार में बह रही हो और इसी तरीके से सड़क जो कि पूरी तरीके से लबालब पानी में घिरती हुई नजर आई। पकड़ा गया। उम्मीद करते हैं कि इसकी जांच सही दिशा में जाएगी। कौन कितना बड़ा है, कौन कितना इन्फ्लुएंशियल है, कौन से पार्टी का कोई नेता है, कार्यकर्ता है, इसको नज़रअंदाज करके एनआईए और एनसीबी का जो जोनल हेड है या देश के जो डीजी एनसीबी हैं, हम उनसे विनती करते हैं कि 1985 के कानून इसीलिए बनाया गया था कि पूरी तरह से देश को नशा मुक्त बनाया जाए। जब सारी खेप गुजरात समुद्र के रास्ते आ रही है, गुजरात से ही पूरे देश में उसको फैलाया जा रहा है, तो डीजी एनसीबी इस विषय को गंभीरता से लेंगे, इसकी गहराई से जांच करेंगे और गुजरात ड्रग कनेक्शन क्या है ये देश के सामने लाएंगे। जो गुनहगार है उन्हें गिरफ्तार करेंगे, उन्हें दंडित कराने का काम करेंगे। सर, मराठीमध्ये सांगा, आज तुमच्या मुलीनं एक नोटीस पाठवली। महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेते यांनी ज्या पद्धतीने माझ्या जावयांच्या बाबतीत सांगितलं होतं तर त्यांच्याकडे ड्रग सापडली। पंचनाम्यामध्ये स्पष्ट आहे की त्यांच्या घरी किंवा त्यांच्याकडून कुठल्याही प्रकारचा अंमली पदार्थ सापडलेला नाही। त्या उलट 8.5-9 महिने हे ते बोलत राहिले। परवा पत्रकार परिषदेमध्ये पण त्यांनी त्याचा उल्लेख केला। कालच मी सांगितलं होता की माझी मुलगी त्यांच्या विरोधात नोटीस पाठवणार आहे। त्यांनी आज त्यांना नोटीस सर्व केलेली आहे। त्यांनी मागणी केलेली आहे की आपण हे जे विधानं केलेली आहे ते मागे घ्या, क्षमा मागा। जर देवेंद्रजींनी विधानं मागे घेतली नाही, क्षमा मागितली नाही, तर निश्चित रूपाने देवेंद्रजीच्या विरोधात फौजदारी व दिवाणी न्यायालयामध्ये मानहानीचा दावा दाखल करण्यात येईल आणि जे काही रीतसर कायदेशीर कारवाई होईल ते पुढे करू। पण आज एक नवीन घटना समोर आलेली आहे। कालच गुजरातच्या द्वारकामध्ये 350 कोटीची ड्रग सापडलेली आहे। त्याआधी मुंद्रा पोर्टमध्ये 3 टन ड्रग मिळाली होती, त्याची किंमत लोक सांगताय 27,000 कोटी आहे। पण या ड्रगच्या खेळमध्ये मनीष भानुशाली असेल, धवल भानुशाली असेल, केपी गोसावी असेल, सुनील पाटील असेल, हे किरीट सिंग राणाकडे का वारंवार जात आहे? हे सगळी मंडळी गुजरातच्या 5 स्टार हॉटेलमध्ये रूम बुक करून कसं राहत आहे? मुंद्रा पोर्टचे केस हे एनआयए कडे सुपूर्द करण्यात आलेले आहे। 350 कोटीची ड्रग सापडल्यानंतर आता एनसीबीची जबाबदारी आहे। विशेषकर डीजी एनसीबी यांची जबाबदारी आहे की या देशामध्ये 85 साली जो कायदा करण्यात आला, देशातून कुठेतरी हे अंमली पदार्थाचा धंदा नष्ट नाबूद झाला पाहिजे यासाठी कायदा करण्यात आला होता। मुंबईमध्ये 2 ग्राम 4 ग्राम पकडून फिल्म इंडस्ट्रीच्या लोकांच्या नावाने पब्लिसिटी करताय, पण समुद्राच्या मार्गातून या देशामध्ये ड्रग येते, ते पण गुजरातमध्ये। तिथून डिस्ट्रीब्युशन रॅकेट सुरू आहे। मोठा साठा मिळाल्यानंतर आता 350 कोटीचा ड्रग मिळत आहे। ही सगळी परिस्थिती असताना मनीष भानुशाली असेल, धवल भानुशाली असेल, त्यांची मंडळी असतील, ते गुजरातमधून ऑपरेट करत आहे। आम्ही मागणी करतोय डीजी साहेबांना, एनआयएला, की या तपासाच्या छडा लावला पाहिजे। कोण किती मोठा आहे, कोण मंत्री आहे,
राजकीय कार्यकर्ता आहे ते न पाहता या सगळ्या ड्रगच्या खेळमध्ये जे कोणी जबाबदार असेल त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे आणि त्यांच्यावर कारवाई करून त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे, हीच अपेक्षा आम्ही DG NCBकडे ठेवतोय, NIAकडे ठेवतोय. आणि आता हे सिद्ध होऊ लागलेलं आहे की सागरमार्गी गुजरातच्या माध्यमातून देशभरात ड्रग पसरवण्याचं काम चालते. याचा मागे कोण आहे याचा खुलासा NCBच्या DGनी आणि NIAच्या लोकांनी केलं पाहिजे. सर, आपने कहा कि गुजरात के मामले को नजरअंदाज किया जाता और मुंबई के 2-3 ग्राम ड्रग्स को बढ़ाया जाता, आपको लग रहा है जानबूझ के इन चीजों को एग्जैगरेट किया जाता? शंका पैदा हो रही है. मुंबई शहर ये ड्रग का हब हो गया है, इस तरह का प्रचारित हो रहा है. जो भी हो, हमारी एंटी. तो नवाब मलिक जो कि उम्मीद जताते हुए कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी. कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है. क्या आप जानते हैं कि देश में श्वेत क्रांति यानी कि दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांवों से शुरू हुआ था. 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है. आइए जानते हैं कि सबसे कामयाब ब्रांड बनने तक की यात्रा में अमूल ने कौन-कौन से पड़ाव पार किए.